जॉन डॉल्टन के पोस्टुलेट पढ़े अपन ने। तो जॉन डॉल्टन जो है उन्होंने क्या बोला, एटम इज द इनडिविजिबल पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो एटम होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी जो है उसके अंत तक 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनकी डिस्कवरीज हुई। एटम सबसे छोटा पार्टिकल था अकॉर्डिंग टू द जॉन डॉल्टन। उसके बाद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पता चला। मेन टू से एटम जो सबसे छोटा पार्टिकल था उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो अब क्या हुआ, जॉन डॉल्टन यहाँ पर क्या होते हैं, फेल हो गए। बहुत सारे फैक्ट जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो फिर क्या हुआ, एक मॉडिफाइड एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। तो थॉमसन का मॉडल पढ़ेंगे एटम के बारे में। थॉमसन ने क्या बताया एटम के बारे में कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कहाँ पर है। रदरफोर्ड ने क्या बताया एटम के बारे में या सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। और नील्स बोर जो है उन्होंने क्या बताया उसके बारे में जो है इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले थॉमसन जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो है पहले 9th क्लास में जो हमने एटम के बारे में पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपका दिमाग जो है उसके इर्द गिर्द घूमता रहे, तो ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमने ये पढ़ा कि एटम जो है वो एक स्फीयर फॉर्म में है, एकदम स्फीयर ऐसे ये ऑर्बिट है और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते रहते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। हमने पढ़ा कि एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जहां पर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये एटॉमिक मॉडल जो है हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एटम ऑर्बिट्स के अंदर और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, और वहां पर कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब थॉमसन के मॉडल के बारे में जो है, तो एटॉमिक मॉडल ऑफ जैसे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने बोला, पहली बात तो ये, जब ये मॉडल इन्होंने दिया था 1890 के करीब, तो उस समय केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं का डिस्कवरी हुआ था। तो इन्होंने बोला एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर embedded। तो जैसे थॉमसन ने बोला एटम इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एटम जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है ऐसे, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके अंदर फंसे हुए हैं, एम्बेडेड है, लगे हुए हैं, सेट हैं ऐसे, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता होगा 9th क्लास में आपने पढ़ा, जैसे थॉमसन ही थे इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया था जैसे थॉमसन ने। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। और साइज के बारे में बताया करीब 10 टू द पावर -10 मीटर, ये जो है इस स्फीयर का साइज है, ऐसा कुछ जो है इन्होंने जानकारी दी थी। इनके मॉडल को कंपेयर किया गया किसके साथ, जो किशमिश केक होता है, और इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोला जाता है। मतलब ये कि जैसे केक जो होता है उस केक के अंदर यहाँ ऐसे बादाम वगैरह और ये सब रेजन्स, किशमिश वगैरह जो लगे रहते हैं, तो अगर इस पूरे केक को, इस पूरी मिठाई को अगर अपन पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान लें, तो उसके अंदर लगे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू अगर अपन जाने, तो जैसे वाटरमेलन है, तरबूज जो होता है उसका लाल वाला हिस्सा जो है पूरा
खाने वाला पार्ट जो फ्लैशी पार्ट है उसका, अगर उसको पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान ले तो उसके अंदर जो सीड्स हैं, उसके अंदर जो बीज हैं वाटरमेलन के, उनको इलेक्ट्रॉन्स समझ सकते हैं। तो ऐसे इन्होंने जो है अपने मॉडल को कंपेयर किया। या एक अपन इंडियन पर्सपेक्टिव ले चले तो लड्डू बूंदी, जैसे लड्डू होता है उसके अंदर बूंदी लगी रहती है, तो पूरा लड्डू जो है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर जो बूंदी लगी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है जो उसके अंदर एम्बेडेड है। तो ऐसा कुछ जो था थॉमसन का ये एटॉमिक मॉडल था। अब थॉमसन क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए, थॉमसन ने एक बात और बोली कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। The positive charge present in the atom is equal or same to the negative charge. So electrically atom is neutral. इन्होंने बोला एटम जो है वो कैसा है, न्यूट्रल है। ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। जैसे थॉमसन जो है वो रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए जैसे थॉमसन का मॉडल जो फेल हो गया था। अब रदरफोर्ड जो है उन्होंने एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअल में इन्होंने एक गोल्ड फॉइल को यूज किया है, गोल्ड फॉइल लिए जिसका जो थिकनेस था, इसकी जो मोटाई थी, इसका जो थिकनेस था वो कितना था, 100 नैनोमीटर या 10 टू द पावर -7 मीटर। इसका थिकनेस कितना था। इसके चारों तरफ उसने क्या करा, एक ऐसा जिंक सल्फाइड से बना हुआ एक प्लेन जो है वो यूज किया। इसके चारों तरफ एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर जो है वो यूज करा इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ। यहाँ पर एक सोर्स लिया इन्होंने, जिस सोर्स से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल। हीलियम जो होता है उसके न्यूक्लियस से ये अल्फा पार्टिकल्स बनते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जो है इनका बम्बार्डमेंट करवाया, बम्बार्डमेंट मतलब इसके ऊपर गिराया, इसके ऊपर टकराया इसने। अब हम ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं एटम का। हमें पता करना है एटम कैसा है, एटम के अंदर सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने गोल्ड फॉइल लिया है, गोल्ड फॉइल मतलब एक एलिमेंट है मतलब एटम है, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स लगे हैं और इसका थिकनेस बहुत महीन है, ये बहुत पतली है, 100 नैनोमीटर या 10 टू द पावर -7 मीटर का। अब जब अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक करवाएंगे, गिराया गया, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कुछ जो इसमें से पास हो रहे हैं वो जाकर क्या होंगे, जिंक सल्फाइड की जो लेयर उससे टकराएंगे, जहां पर टकराएंगे वहां पर एक फ्लैश इल्यूमिनेशन, एक चमक पैदा होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इस अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है, वो सीधा जा रहा है, वो कुछ एंगल के थ्रू कहीं और जगह पे जाकर टकरा रहा है। तो उन सब चीजों की जानकारी जो है पता चल जाएगी। डायरेक्शन का पता करने के लिए जो है जिंक सल्फाइड का लेयर जो है अराउंड द गोल्ड फॉइल जो है वो यूज किया गया है। तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या गया, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल्स जो है एक सोर्स लिया गया जिससे अल्फा पार्टिकल रेस को प्रोड्यूस किया गया, उनको गोल्ड फॉइल जो है उसके ऊपर स्ट्राइक कराया गया, टकराया गया। अब इसमें कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे निकल जाते हैं, कुछ जो है वो कुछ एंगल के साथ बनाते हैं, कुछ जो है 180 डिग्री का एंगल बनाकर वापस लौट जाते हैं। तो इन सब ऑब्जर्वेशन क्या मिला हमें उसके बारे में वो हम आगे जानेंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स वर बम्बार्डेड ऑन थिन गोल्ड फॉइल, अल्फा पार्टिकल्स को जो पतली एक गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर बम्बार्ड कराया गया, गिराया गया, टकराया गया उससे। ओके, तो चारों तरफ जो है एक जिंक सल्फाइड का एक लेयर जो है वो यूज करा गया। तो उसके बाद जो है इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन आए रदरफोर्ड के, उनके बारे में जो है अब आगे बताते हैं। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो था, बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो एक्सपेरिमेंट था, उसके ऑब्जर्वेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन। ये गोल्ड फॉइल है जिसके अंदर बहुत सारे एटम हैं, ये चारों तरफ जिंक सल्फाइड का लेयर है,
ग्रेफाइट का लेयर है, ये गोल्ड फॉइल है, और ये कोई सोर्स है जिससे अल्फा रेज पार्टिकल्स जो होते हैं वो निकलते हैं। इनका बम्बार्डमेंट करवाया गया, इनको गिराया गया गोल्ड फॉइल। तो क्या ऑब्जर्वेशन मिले? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ डिफ्लेक्शन। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट मूव कर रहे हैं, सीधे नहीं कर रहे, उन्होंने डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, वो इधर उधर कहीं एटम में भी किसी भी पार्ट से नहीं टकराए। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल। सम अल्फा पार्टिकल्स मूव्स थ्रू सम एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने कुछ एंगल क्रिएट किया है इससे। And out of 20,000, only one alpha particles moves with 180-degree angle. Only one alpha particles that moves straight and return the same pathway. जैसे गया था वैसा का वैसा वापस मूव करके आ गया 180 डिग्री एंगल। तो ये ऑब्जर्वेशन मिला है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए जो यहाँ पे टकराए। अब इनके डायरेक्शन का पता कैसे चला? क्योंकि यहाँ पर जिंक सल्फाइड का लेयर है और यहाँ पर जो ही अल्फा पार्टिकल्स टकराते हैं तो एक फ्लैश जो है वो पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है, उसके डायरेक्शन का पता चल जाता है। एक वेरी फ्यू पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स थे जिन्होंने कुछ एंगल क्रिएट करा, कुछ एंगल बनाए, और 20,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री से मूव कर रहा था। क्या रिजल्ट निकलेगा इससे? क्या कंक्लूजन निकलेंगे? ये तो ऑब्जर्वेशन था उसका, जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ये चीज उसने ऑब्जर्व करी थी। अब उसके कंक्लूजन क्या निकले? अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए तो क्या एटम पूरा खाली है अंदर से? कुछ पार्टिकल जो है क्या हो सकता है उसके न्यूक्लियस से टकराकर आए होंगे, इसलिए 180 डिग्री का एंगल बन गया होगा। तो क्या कंक्लूजन थे? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन है वो क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने? जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पर टकराए गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है स्ट्रेट मूव कर रहे थे, तो क्या ऑब्जर्वेशन निकले उन्होंने? तो उन्होंने कहा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था एटम को स्फीयर जो है मान चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव स्ट्रेट, सो ही कंक्लूडेड दैट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज वैकेंट, कि एटम का ज्यादातर हिस्सा जो है वैकेंट है, खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है, क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट मूव कर रहे थे, सीधे मूव कर रहे थे। सेकेंड कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो एंगल बना रहे थे, हो सकता है उनके ऊपर एटम के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो। कुछ जो अल्फा पार्टिकल था, 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है टकरा कर वापस आ गया था, हो सकता है वो उसके न्यूक्लियस से टकराया हुआ हो और उसी डायरेक्शन में फिर वापस मूव करने लग गया हो। तो उन्होंने इस बेस पे कंक्लूजन निकाला कि द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम, कि जो एटम का जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो अगर नहीं होता है तो उसके सेंटर में होता है, जिसको उसने बोला न्यूक्लियस। फिर आगे इन्होंने बोला एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसा इन्होंने क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम एंड द नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, उनका जो चार्ज है वो इक्वल है, वो सेम है, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जैसा जेसन थॉमसन ने भी बताया था। उसके बाद द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। अब इस न्यूक्लियस के साइज के बारे में बताया गया कि द साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल सेंटर से टकरा कर जा रहे थे, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, कि अगर एटम की साइज के साथ अगर आप न्यूक्लियस की साइज को कंपेयर करेंगे तो न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है। आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, एटम का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर, और जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब कंपैरेटिवली एटम से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस बहुत छोटा है। दूसरी बात, जो टोटल मास होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है? एटम के सेंटर में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं, यही इसका मास होता है। तो ये कंक्लूजन निकले रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से। अब ऑब्जर्वेशन हो गए, कंक्लूजन हो गए, फाइनली इन्होंने मॉडल क्या दिया, क्या बताया? अब इनका लास्ट मतलब इनका मॉडल क्या था? एटम के बारे में जो उन्होंने फाइनली जो अपना मॉडल बनाया, प्रिपेयर किया,
उसके बारे में जो है हम आगे बताएंगे।